कारक क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषता रहती है, किस किस तरह से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जो आज का वीडियो रहेगा इसमें हम कारक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएंगे और साथ में यहाँ पर बता देता हूँ जो आज का ये टॉपिक है इसकी आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो रात को आपको 9 बजे मॉक टेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर सिर्फ आपको लेक्चर मिलेगा और लेक्चर के पश्चात जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान रखिए हर एक यहाँ पर जो शब्द कहा गया है महत्वपूर्ण होगा। हिंदी भाषा में कारकों के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8, ठीक ना, याद रखना इनको। कारक के विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर कारकों के विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। कारक, लक्षण चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्तियां। यहाँ पर देखिए, कर्ता ये कारक हो गया। लक्षण जो काम करे, कारक ने, चिन्ह या विभक्ति प्रथमा चिन्ह या विभक्ति है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कारक होगा कर्म, लक्षण होगा जिस पर क्रिया का फल पड़े, चिन्ह होगा यहाँ पर चिन्ह कारक चिन्ह को, और विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। फिर आगे है कारक करण है, लक्षण या चिन्ह जो रहेंगे काम करने का साधन, ये करण होता है से के द्वारा, और तृतीय विभक्ति यहाँ पर होगी। फिर आगे है संप्रदान, यहाँ पर कारक होगा, लक्षण जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया हुई यहाँ पर जिसके लिए क्रिया की जाए। को इसका चिन्ह होता है, के लिए ये भी होता है, को के लिए, और विभक्ति यहाँ पर चतुर्थी होती है। फिर कारक है अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, तो ये लक्षण होगा, से इसका चिन्ह होता है अलग के अर्थ में, ठीक है ना। और विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति यहाँ पर होती है। फिर आगे है संबंध, कारक होगा ये, लक्षण होगा जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ये इसके उदाहरण होते हैं, यहाँ पर चिन्ह होते हैं। विभक्ति यहाँ पर षष्ठी होती है। फिर आगे है कारक अधिकरण, अधिकरण में जो होता है लक्षण जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कहते हैं। इसके चिन्ह होंगे में पर, और विभक्ति यहाँ पर सप्तमी होगी। आगे है संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, जैसे हे, अरे, हो, संबोधन यहाँ पर हो रहा है। फिर कारक के भेद देखिएगा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। ये क्यों आ रहा है बार बार? हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। एक बार फिर से बताऊंगा। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक को देख लेते हैं। तो जो कर्ता कारक यहां पर दिया गया है, परसर्ग विभक्ति चिन्ह, शून्य ने, कई बार ये दिखता नहीं आपको, अधिकतर ये ने से पता चलता है, कर्ता ने। किसी वाक्य का वह शब्द जिससे काम करने वाले का बोध होता है कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ से क्या पता चलता है आपको? किसी कार्य करने का बोध होता है। जैसे मोहन ने सेब खाया, ने यहाँ पर लग गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता है ना मोहन, तो नेम लगता है कर्ता के साथ। समझ गए होंगे। फिर से एक और उदाहरण दूंगा।
राहुल ने 6 मारा। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया कर रहा है, तो कर्ता के साथ क्या लगेगा? ने। यहाँ पर कर्ता राहुल होगा। ठीक है, इसका परसर्ग ने है। कर्ता का परसर्ग क्या होगा? ने। इसका प्रयोग केवल सकर्मक, किसमें? सकर्मक, भूतकाल और कार्य की पूर्णता बताने वाली क्रिया के साथ होता है। जैसे कि रघु पत्र लिख रहा है। क्या है? रघु पत्र लिख रहा है। वाक्य में रघु कर्ता कारक है, परसर्ग यहाँ पर शून्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई बार दिखता नहीं है ये। इसका जो अन्य रूप होगा यहाँ पर देखिए, जैसे रघु ने पत्र लिखा। वाक्य में रघु कर्ता कारक है, परसर्ग ने, क्योंकि क्रिया लिखा या कार्य के पूर्णता को बता रही है और भूतकालिक क्रिया उसका कर्म पत्र है। फिर आगे है कर्म कारक। कर्म कारक को देख लेते हैं। जो परसर्ग होगा इसका कई जगह शून्य होगा, जैसे कि कर्ता का था, उसी तरह से कर्म का भी कई जगह शून्य होता है। कई जगह इसका मोस्टली इसका जो चिन्ह दिखाई देता है को के तौर पर दिखाई देता है। जैसे कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल कहाँ पर पड़ता है? कर्म पर। कर्म यदि प्राणीवाचक हो तो परसर्ग को का प्रयोग किया जाता है। क्या है? कर्म यदि प्राणीवाचक हो तो परसर्ग को का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। इस जो पंक्ति का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रजत पुस्तक पढ़ता है। रजत किसको पढ़ता है? रजत पुस्तक को पढ़ता है। वाक्य में कर्म पुस्तक अप्राणीवाचक है, अतः परसर्ग यहाँ पर शून्य हो गया। परसर्ग को का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, विमल निर्मल को पढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए प्राणीवाचक आ गया ना ये, तो फिर यहाँ पर को का प्रयोग भी किया गया है। इस वाक्य में निर्मल प्राणीवाचक कर्म है, अतः इसके साथ परसर्ग को का प्रयोग किया गया है। किस परसर्ग का? को परसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर अगला जो यहाँ पर रहेगा कर्णवाचक कारक। इसके परसर्ग कौन से होंगे? इसके जो परसर्ग होंगे से के द्वारा, ये दो इसके परसर्ग हैं। देखिएगा, वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिससे सहयोगी से क्रिया होती है। क्या है? वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिससे सहयोगी से क्रिया होती है कर्ण कारक कहलाता है। इससे परसर्ग से तथा के द्वारा है। इसके परसर्ग कौन कौन से हैं? से तथा के द्वारा। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने मनुज को फोन से संदेश दिया। किससे? मैंने मनुज को फोन से संदेश दिया। इस वाक्य में फोन के सहयोग से संदेश दिया गया है। किसके माध्यम से? फोन के सहयोग से। अतः फोन कर्ण कारक है। परसर्ग से का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फिर आगे है, मैंने अनुज के द्वारा तुम्हारा सामान भेज दिया। मैंने अनुज के द्वारा तुम्हारा सामान भेज दिया। इस वाक्य में अनुज के सहयोग से भेजा गया है, अतः अनुज कर्ण कारक और परसर्ग के द्वारा प्रयोग में लाया गया है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं आ रहा तथ्य यहाँ से, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। फिर आगे है संप्रदान कारक। इसमें देखिए परसर्ग होंगे को के लिए, को के लिए, को के लिए। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए क्रिया होती है या की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग को तथा के लिए हैं। को तथा के लिए हैं। जैसे राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कृत किया।
इस वाक्य में लेखकों को पुरस्कृत किया गया है, अतः लेखक संप्रदान कारक हैं तथा को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आगे है, यह भवन कलाकारों के लिए है। यह भवन कलाकारों के लिए है। तो इस वाक्य में कलाकार संप्रदान कारक हैं तथा परसर्ग के लिए प्रयोग में लाया गया है। कलाकार और के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके पश्चात आगे देखेंगे हम अपादान कारक। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा, परसर्ग इसका होगा से परसर्ग होगा। अलग होने के भाव में ये से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि वह पद जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग से है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। जैसे उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ पद अपादान कारक है। कौन सा पद यहाँ पर अपादान होगा? पेड़। और परसर्ग से का प्रयोग होता है। फिर आगे है संबंध कारक। इसमें परसर्ग है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम से वाक्य या किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध स्पष्ट हो तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मोहन का भाई सोहन है। क्या है? मोहन का भाई सोहन है। इस वाक्य में मोहन और सोहन का संबंध स्पष्ट हो रहा है, अतः मोहन संबंध कारक तथा का परसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर है अधिकरण कारक। इसके जो परसर्ग होंगे में पर। कौन कौन से? में पर। क्रिया के होने का स्थान तथा समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर चूहा है। मेज पर चूहा है। मछली जल में तैर रही है। यहाँ चूहे की स्थिति मेज पर तथा मछली के तैरने का आधार जल है। अधिकरण यहाँ पर, अतः अधिकरण कारक यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर जो संबोधन कारक हैं, इसके परसर्ग कौन कौन से होंगे? हे, ओ, अरे। जिस शब्द से किसी संज्ञा को संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहलाता है। जिस शब्द से किसी संज्ञा को संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहलाता है। इसके लिए परसर्ग हे, ओ, अरे आदि का प्रयोग होता है। जैसे हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ओ गीता क्या बना रही हो? अरे कुलदीप उद्दंडता मत करो। उक्त वाक्यों में प्रभु, गीता और कुलदीप को संबोधित किया जा रहा है, अतः ये संबोधन कारक हैं तथा हे, ओ, अरे आदि परसर्ग हैं। फिर यहाँ पर आपके समक्ष MCQ भी दिए जा रहे हैं। इनको ढंग से नोट करिएगा और याद करिएगा, क्योंकि ये पहले जितने भी प्रश्न लाया हूँ आपके समक्ष पूछे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा हेतु। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या है 6। देख लेते हैं, आगे व्याख्या दी गई है इसकी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली के वॉल्यूम 1 में लिखा है, हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, में पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। पूछा जा सकता है किससे कारक आदि का बोध होता है? विभक्तियों से। यदि ये विभक्तियां ना हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम ना चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ इसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं।
इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरणों ने 8 कारक लिखे हैं। सर्वमान्य मत 8 कारक होंगे, परंतु जो कवि विशेष की बात की जाए, आचार्य विशेष की, जैसे कि किशोरीदास वाजपेयी, ये 6 मानते हैं। संबंध तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें, संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है 2, कारक के भेद हैं। तो बताइएगा कारक के भेद कितने हैं। अभी हमने ऊपर देखे तो कारक के स्पष्ट तौर पर भेद हैं 8। ये जो व्याख्या है ऊपर वाली ही संबंधित होगी, तो इसको उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं, कुछ नए तथ्य मिल जाते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सीधी है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जबकि जो संस्कृत साहित्य में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है, जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा ये। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष बन रहा है यहाँ पर, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो जो कर्म कारक है इसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाला चिन्ह है, तो ये को हो जाएगा, विकल्प डी। इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी यहाँ पर दी गई है, इसे भी देख लेते हैं। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। क्या है? जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार से हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता। संबोधन प्रथमा का ही भेद है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर विभक्ति दी गई है, कारक यहाँ पर है, चिन्ह यहाँ पर है। प्रथमा, जो प्रथमा विभक्ति है, कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय विभक्ति है करण, से के द्वारा, चतुर्थी के अंतर्गत संप्रदान आएगा के लिए, पंचमी के अंतर्गत अपादान से अलग होने की स्थिति जो रहती है, छठे में या षष्ठी में संबंध होगा, का, के, को, ना, ने, रारे इत्यादि। सप्तमी में अधिकरण आएगा में पर। संबोधन में संबोधन ही आएगा, हे, अय, वो, हो, अरे इत्यादि। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है, तो बताइएगा कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो कर्म कारक की विभक्ति को हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 5, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो ये विकल्प ए हो जाएगा, राम। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या दी गई है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 6। तो इस प्रश्न में पूछा गया है
उसने उसे छल से पराजित किया। छल में कौन सा कारक है? फिर से देखते हैं पंक्ति को। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या कर्म। तो सही विकल्प कर्ण हो जाएगा, विकल्प बी। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह कारक करण कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, करण कारक किस वाक्य में है? तो जो करण कारक होगा ये वाक्य के अंतर्गत, तो सीधा उत्तर बता देता हूं, विकल्प भी, वह कलम से लिखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 8। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वो बताना है, कौन सा होगा वो। तो जो होगा यहाँ पर सही विकल्प, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास। ये हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर जो कारक होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, अपादान। उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर अपादान कारक है। व्याख्या दी गई है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाए जाए वह अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अर्थात अपादान माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान प्रसर्ग से, हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए और डी दोनों। ये दोनों ही अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य होंगे। देख लेते हैं क्यों। प्रस्तुत वाक्य में राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, ए डी नहीं होगा, यहाँ पर सी डी होगा। कैसे? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, तो यहाँ पर जुदाई हो रही है। उसी प्रकार से दूसरा जो यहाँ पर है, रावण राम के बाण से मारा गया, तो यह भी अपने प्राणों से अलगाव उत्पन्न कर रहा है ये वाक्य के माध्यम से। तो यहाँ पर सही विकल्प सी डी हो जाएंगे।